बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी बोलते हैं और इसके अलावा हम इसको टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स का नाम भी देते हैं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है, फिर इसी तरह से आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल क्या है, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे एग्जांपल के साथ, और फिर इसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का नाम भी देते हैं। तो क्यों देते हैं हम इसको, और फिर हम लास्ट में ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। तो फिर आपके पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल आपके पास स्मॉल साइज का हो सकता है, लार्ज साइज का हो सकता है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल का लंदन डिस्पर्जन फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। इसी तरह से आपके पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो शेप आपके पास लीनियर भी हो सकता है, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज होंगी। और अगर आपके पास ब्रांच शेप है तो इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगी, हम देखेंगे डिटेल में। और इसी तरह से फिर पोलराइजेबिलिटी अगर ज्यादा हो तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज्यादा होती हैं। और अगर आपके पास एटॉमिसिटी ज्यादा हो तो फिर आपके पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल से कि आपके पास इंस्टेंटेनियस डायपोल है क्या चीज। इंस्टेंटेनियस डायपोल, तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देखें, इसका बैकग्राउंड अगर हम चेक कर लें, इससे पहले हमने पढ़ा था डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है ना। ये जो फोर्सेस थी ये हमने पढ़ा था कि जो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, these forces are found only in polar molecules, ठीक है ना। ये फोर्सेस आपके पास सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती हैं, पोलर मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं, क्योंकि डायपोल का नाम, डायपोल पोलर मॉलिक्यूल का नाम ही आपके पास क्या है, डायपोल है। लेकिन इसके अलावा आप लोग देखें ना, आपके पास फ्लोरीन है F2, इसी तरह से आपके पास क्लोरीन है Cl2, इसी तरह से आपके पास ब्रोमीन है Br2, और फिर आपके पास I2। अभी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, अगर इन मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं तो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स आपके पास नॉन पोलर है, तो इसका मतलब इसमें किसी किस्म का कोई डायपोल डायपोल फोर्सेस का कंसेप्ट तो नहीं है यहां पर। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखते हैं तो आपके पास जो F2 है ये आपके पास गैस है, फिर इसी तरह से Cl2 भी आपके पास गैस है। लेकिन आपके पास जो Br2 है ये आपके पास लिक्विड है, और I2 आपके पास क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना भाई। अब आपके पास ये तीनों आपको क्या बता रहे हैं, मतलब तीनों स्टेट आपको स्टेट बता रहे हैं, और इसको हम फिजिकल स्टेट बोलते हैं। और फिजिकल स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करता है इसके अंदर पाए जाने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, पर अगर गैसेस को क्लोज लाया जाए तो वो आपके पास लिक्विफाई हो जाता है, इनके अंदर अट्रैक्शन पाई जाती है। तो फिर इसका मतलब अगर ब्रोमीन नॉन पोलर है तो इस ये लिक्विड फॉर्म में क्यों है, आयोडीन अगर आपके पास नॉन पोलर है तो ये सॉलिड फॉर्म में क्यों है। तो सॉलिड में तो काफी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो इसको मजबूर करती हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो भाई इसके पीछे क्या रीजन है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है पर फिर भी सॉलिड है, ये भी नॉन पोलर है पर फिर भी लिक्विड है। Cl2 को लिक्विफाई किया जा सकता है, F2 को लिक्विफाई किया जा सकता है। इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस तो इसमें हो नहीं सकती, क्योंकि मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर जो फोर्सेस थी इसको एक्सप्लेन करने वाला जो साइंटिस्ट था, जो बंदा था, जो फिजिस्ट था, वो आपके पास क्या है, फ्रिट्ज लंदन। इन 1930 फ्रिट्ज लंदन ने
इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले फोर्सेस को एक्सप्लेन किया कि भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी कोई फोर्सेस पाई जाती हैं जिसको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का नाम देते हैं इस रिस्पेक्ट। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इनको कहा जाता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से अगर आप लोग नोबल गैसेस को देखेंगे तो वो भी आपके पास क्या है, सारे नॉन पोलर है। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है, ठीक है ना। तो आप इन गैस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। दीज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है ना। ये गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं। लिक्विफाई होने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का होना जरूरी होता है, और है तो ये सारे क्या है आपके पास, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल फोर्सेस तो होते नहीं है, तो फिर इसके अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं? लंदन ने इसको एक्सप्लेन किया था, फ्रिट्ज लंदन ने 1930 में। इस वजह से इन फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का नाम देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस डायपोल को समझेंगे, फिर इंड्यूस्ड डायपोल को समझेंगे, और इसी के रिस्पेक्ट में फिर हम इसको डिफाइन भी कर देंगे। तो ये आ गया थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, या इसको हम टेम्परेरी डायपोल भी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस डायपोल या टेम्परेरी डायपोल। अगर हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल करते हैं, let us consider a neutral molecule या एटम। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेते हैं या न्यूट्रल एटम ले लेते हैं। बच्चों अगर आप इसमें देखें ना, तो आपके पास इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ये इसका न्यूक्लियस है, और आपके पास ये इसके शेल है। अब बच्चों शेल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, वो क्या होते हैं आपके पास, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम इसको बोलते हैं, इज सिमेट्रिकल, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये न्यूक्लियस है सेंटर में, ठीक है ना, और न्यूक्लियस के गिर्द आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है। मतलब आपके पास इधर चारों तरफ बराबर है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिमेट्रिकल, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है। लेकिन आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, these electrons are in continuous motion around the nucleus, ठीक है ना। एक न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो आपके पास किसी लम्हे में ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। मतलब किसी भी इंस्टेंट में ये पॉसिबल है कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आपके पास ये क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। डिस्टर्ब हो कि कैसे बन जाए, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास कुछ इस तरह से बन जाए, ठीक है ना, कुछ इस तरह से बन जाए, जिसमें आपके पास एक तरफ क्या हो जाए, चार्जेस ज्यादा हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाए, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाए। ये न्यूक्लियस है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है इसमें आपके पास अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो सिमेट्री थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है, और एज ए रिजल्ट यहां पर क्या हुआ है कि मॉलिक्यूल के एक साइड पर
पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो कम है तो इसको हम पार्शियल पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉलिक्यूल के दूसरे साइड पर आपके पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है तो इसको हम पार्शियल नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप लोग गौर करें तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है पहले जो न्यूट्रल था, अब ये आपके पास क्या बन चुका है, डायपोल बन चुका है। नो दिस इज डायपोल। क्यों? इसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है पार्शियल पॉजिटिव, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं जो कि आपके पास पार्शियल नेगेटिव है। इस रिस्पेक्ट में हमने इस मॉलिक्यूल को डायपोल का नाम दिया। पर क्या ये डायपोल ऑल द टाइम ऐसा रहेगा? नहीं, ये डायपोल फौरन ही जब बनता है तो उसी वक्त आपके पास क्या होता है, एक इंस्टेंट में फिर से वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से वापस इसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? वापस जब इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी जो नेगेटिव चार्जेस हैं और जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज की जो पोल बने हुए हैं, ये पोल्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल फिर से क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो ये वाला एक इंस्टेंट में ये डायपोल बन जाता है, फिर दूसरे लम्हे में ये वापस क्या बन जाता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है। अगेन इसकी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसी भी टाइम एक इंस्टेंट के लिए, एक लम्हे के लिए अपनी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब जब करता है तो एक आर्जी तौर पर एक इंस्टेंट के लिए, एक लम्हे के लिए क्या बन जाता है, डायपोल बन जाता है। अब इसको डायपोल तो हम बोलेंगे, पर ये परमानेंट डायपोल तो नहीं बनेगा। ये थोड़ी देर बाद फिर से वापस में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाएगी, पोल्स खत्म हो जाएंगे। तो लिहाजा ये डायपोल बना है एक लम्हे के लिए, एक इंस्टेंट के लिए। इस वजह से इस डायपोल को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल। फिर इस डायपोल को हम क्या नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल का नाम देंगे। ठीक है ना? था तो ये आपके पास डायपोल, पर ये डायपोल परमानेंट नहीं है, ये आर्जी तौर पर बना है और फिर से वेनिश हो जाता है। इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, इंस्टेंटेनियस डायपोल का नाम दिया। क्या नाम दिया, इंस्टेंटेनियस डायपोल। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है, एक ऐसा डायपोल जो आपके पास एक लम्हे के लिए बनता है जिसमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाती है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हो जाती है। तो उस दौरान जो लम्हे के लिए डायपोल बना था ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल का नाम देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकालें, फिर हम इस इंस्टेंटेनियस डायपोल को डिफाइन कर देते हैं। लिख लिया है? अब हम इसको मिटा लें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा डायपोल होगा आपके पास, इंस्टेंटेनियस डायपोल। द डायपोल which is formed by unsymmetrical charge distribution for an instant of time is known as इंस्टेंटेनियस डायपोल। एक ऐसा डायपोल जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से एक लम्हे के लिए बनता है, इस डायपोल को हम क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल का नाम देते हैं। तो ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है इसको हमने डिफाइन कर लिया। अब मैं फिर से इसका डायग्राम बना लेता हूं और फिर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं इंड्यूस्ड डायपोल को। अब हम जाते हैं इंड्यूस्ड डायपोल की तरफ। इंड्यूस्ड डायपोल, तो ये भी नाम से जाहिर है। देखो अभी हमने कहा था कि आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपके पास चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। मतलब आपके पास न्यूक्लियस के गिर्द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्ज की। तो ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। तो चूंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते हैं, तो किसी लम्हे में ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाए, और डिस्टर्ब होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए
कि इस तरफ आपके पास न्यूक्लियस शिफ्ट हो और इधर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, तो ये वाला साइड डिफिशिएंट होगा, पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा, और ये वाला साइड पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा। अब ये डायपोल वापस फिर से इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, तो लिहाजा ये एक इंस्टेंट के लिए बनता है, तो इसको हम क्या नाम देते थे, इंस्टेंटेनियस डायपोल का नाम दिया था, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस डायपोल का नाम दिया था। अब चूंकि जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं ना, तो मॉलिक्यूल एक सिंगल नहीं होता, अब इसकी विसिनिटी में इसके करीब बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब लेट्स सपोज आपके पास ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, ये आपके पास क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्या करेगा, इसका ये जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, और अपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको भी क्या बना देगा, डायपोल बना देगा, इसको भी क्या बना देगा, डायपोल बना देगा। तो ये भी क्या बन जाएगा आपके पास, एक डायपोल बन जाएगा, जिसमें जाहिर बात है नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे इसकी तरफ सारे, और न्यूक्लियस आपके पास एक तरफ रह जाएगा। तो यहां पर भी आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स डेवलप हो जाएंगे। अब ये भी आपके पास क्या बना है, एक डायपोल बना है, पर ये डायपोल खुद नहीं बना, बल्कि इसकी इंडक्शन की वजह से बना है। इंडक्शन का इंड्यूस या इंडक्शन का मतलब होता है चार्ज का क्रिएट हो जाना, चार्ज का बनना किसी दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर, दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होना किसी दूसरे चार्ज बॉडी की वजह से। अब ये वाला तो इंस्टेंटेनियस डायपोल है, इसका ये वाला एंड पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये साथ वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, साथ वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से इसके भी ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस बन जाएंगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे। पर इस बार ये डायपोल इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, ये इसकी इंडक्शन की वजह से बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल बोलेंगे। दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल। तो अब क्या होगा, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था इसकी इंडक्शन की वजह से ये भी एक डायपोल बना, जिसको हमने इंड्यूस्ड डायपोल का नाम दिया। अब होगा क्या कि जब ये फोर्सेस आपके पास बन जाए, तो ये वाला जो डायपोल यहां पर बना है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। मतलब मैं इस डायपोल को जरा यहां पर लिख लेता हूं, ये वाले पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, ये आपके पास न्यूक्लियस है, तो इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव, इस तरफ पार्शियल नेगेटिव। तो होगा क्या, आपके पास ये कौन सा डायपोल है, दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है ना। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस डायपोल का पॉजिटिव एंड, ये वाला जो आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल है, इसके नेगेटिव एंड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस और आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल का नाम देते हैं। तो इनके दरमियान में क्या डेवलप हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपके पास इंस्टेंटेनियस डायपोल के पॉजिटिव एंड और जो आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल है उसके नेगेटिव एंड के दरमियान में डेवलप हो जाती है, इस फोर्स को हम इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल का नाम देते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है ना, दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ, कौन सा डायपोल, ये पॉजिटिव एंड है और इंड्यूस्ड डायपोल है, बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ induced dipole, sorry, instantaneous dipole ठीक है ना, और नेगेटिव एंड ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ induced dipole is known as instantaneous dipole, induced dipole force, ठीक है, या इसको हम क्या नाम देते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्स का नाम देते हैं। अब ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है ना,
इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक आर्जी तौर पर बनता है ना, एक लम्हे के लिए बनता है, ये आर्जी होता है, इस वजह से इसको टेम्परेरी डायपोल भी कहा जाता है। तो लिहाजा इसको हम टेम्परेरी डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो एक टेम्परेरी डायपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे इंड्यूस्ड डायपोल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से इसको टेम्परेरी डायपोल या इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं, आपके पास जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है उसका पॉजिटिव एंड और जो इंड्यूस्ड डायपोल है इसके नेगेटिव एंड को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, किधर है इसकी एग्जिस्टेंस, ये कहां कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों याद रखना, अक्सर बच्चे समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन आपके पास अगर हम इसकी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो दीज फोर्सेस exist in all types of molecules, ठीक है ना। ये फोर्सेस तमाम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। कैसे, वेदर द मॉलिक्यूल इज पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे मॉलिक्यूल आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वेदर द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करें तो इनकी एग्जिस्टेंस, आपके पास मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं ना हमारे पास, नॉन पोलर और आपके पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो सिंपल अगर हम बात करें तो आपके पास ये फोर्सेस आपके पास फाउंड्स इन बोथ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, नॉन पोलर में भी और पोलर में भी। लेकिन हम ये कहेंगे बट दीज फोर्सेस आर dominant and non-polar molecules, लेकिन ये फोर्सेस आपके पास डोमिनेंट सिर्फ किधर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये डोमिनेंट है। पोलर मॉलिक्यूल में डोमिनेंट क्यों नहीं होती है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती हैं जो इससे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ये जो फोर्सेस पाई जाती हैं जिसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल या लंडन डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं, तो ये आपके पास क्या है, वीकेस्ट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीकेस्ट अमॉन्ग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना। मतलब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायपोल डायपोल फोर्स है, उससे ये ज्यादा वीक है, ठीक है ना। तो चूंकि पोलर मॉलिक्यूल में तो वो भी पाए जाते हैं तो उनकी प्रेजेंस में इसकी डोमिनेंसी नहीं होती इतनी, पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में और तो फोर्सेस नहीं होती हैं, सिर्फ यही वाली फोर्सेस होती हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास डोमिनेंट कहां पर होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होती हैं। लेकिन पाई पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी पाई जाती हैं जब आपके पास मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं। तो दीज फोर्सेस आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर, मतलब मॉलिक्यूल इज पॉजिटिव और नेगेटिव, या सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, ठीक है ना। कि मॉलिक्यूल आपके पास पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी और फिर आपके पास पोलर हो नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं इसकी फैक्टर्स पर। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई जो मेन फैक्टर है वो आपके पास शेप और साइज है, ठीक है ना। मेन फैक्टर आपके पास क्या है, शेप और साइज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल, डिपेंडेंस की बात करते हैं हम, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। वैसे ये होता है कि आपके पास जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है या जिस मॉलिक्यूल का मोलर मास ज्यादा हो तो उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं
तो यहां पर आपके पास स्पेशली आइसोमर की हम बात करेंगे। तो आइसोमर में क्या होता है आपके पास, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, तो लिहाजा अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो इनका सेम मॉलिक्यूलर मास भी होता है, तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। तो अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है तो उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस किसमें ज्यादा होंगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक है एन ब्यूटेन, ठीक है ना, जो कि आपके पास CH3 CH2 CH2 और आपके पास CH3। इसी तरह से बच्चों आपके पास दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसका, आइसोब्यूटेन का। तो आइसोब्यूटेन में भी आपके पास क्या है, CH3 CH CH3 फिर आपके पास CH3 और अब देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, C4H10। इसका फार्मूला भी क्या बनेगा आपके पास, C4H10, इसका भी फार्मूला बनेगा। तो दोनों का मोलर मास निकालो, सेम है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो इस केस में CH3 CH2 CH2 और आपके पास CH3, इस केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा आ रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है, तो लिहाजा आपके पास, और इस केस में देखें इस जैसा मॉलिक्यूल एक दूसरा लाइन, तो आपके पास क्या होगा, CH3 CH, इधर मैं लगा दूं CH3 और ये आपके पास CH3, इधर भी आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। पर यहां पर देखें एरिया ऑफ कांटेक्ट कम आ रहा है, ये दो आपके पास जो ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से काफी दूर चले गए हैं। और जब आपके पास, चूंकि ये आपके पास क्या है, डायपोल डायपोल फोर्सेस हो या ये वाले हो, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है, मतलब मॉलिक्यूल जब बहुत करीब हो तब ये एग्जिस्ट करती हैं। अभी ग्रुप दूर चले गए हैं तो लिहाजा इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव नहीं है। तो यहां पर आपके पास इसमें और ये वाले एरिया आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, पर यहां पर आपके पास जितने भी एटम्स हैं ये सारे आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या है, इधर देखें 4 जगह पर अट्रैक्शन है, इधर देखें 3 जगह पर अट्रैक्शन है, तो लिहाजा 4 जगह पर अट्रैक्शन ज्यादा है और 3 जगह पर अट्रैक्शन कम है, तो लिहाजा इसका हाई, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा, और इसका आपके पास क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा। किस वजह से, ब्रांच की वजह से। और ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास, अगर आपके पास शेप की हम बात करते हैं तो शेप में आपके पास मॉलिक्यूल 2 तरह के हो सकते हैं, या तो लीनियर हो सकते हैं या फिर आपके पास ब्रांच हो सकते हैं। तो हमने बात की थी कि जब आपके पास ब्रांच हो तो क्या होगा, आपके पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कम हो जाएंगी, डिक्रीजेस, ठीक है ना। ब्रांच की केस में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डिक्रीज हो जाती है, और जब आपके पास लीनियर फॉर्म में हो तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट इनका ज्यादा होता है, इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कम होता है। एक दूसरा फैक्टर है जिसमें हम साइज की बात करते हैं। ये तो शेप की बात आ गई कि शेप आपके पास ब्रांच फॉर्म में हो तो ब्रांचिंग जहां पर होगी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कम होगी, जहां पर लीनियर शेप बनेगा तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है बच्चों, दूसरा फैक्टर है आपके पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके पास साइज इंक्रीज हो जाए तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। मतलब इनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, सिंपल बात अगर हम करें तो, ठीक है ना। अगर आपके पास साइज बढ़ जाए तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। साइज कम हो जाए मॉलिक्यूल का तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कम होती हैं। इसीलिए हमने अभी बात की थी कि आपके पास F2 है, Cl2 है, Br2 है और आपके पास क्या है, I2 है। अगर आप लोग देखेंगे तो इनका साइज छोटा होता है, इनका साइज बड़ा है, इनका साइज और भी बड़ा है, इनका साइज और भी बड़ा है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ये दो आपके पास क्या है, स्मॉल साइज होने की वजह से ये गैसेस है, मतलब इनमें क्या है, वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। और ये आपके पास क्या है, लिक्विड है, और ये आपके पास क्या है, सॉलिड है। आयोडीन आपके पास क्या होता है, सॉलिड होता है। इसका मतलब इन दोनों में जो आपके पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। तो जितना साइज बड़ा होगा मॉलिक्यूल का तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगी।
इसमें ऐसा क्या होता है, यहां पर आपके पास क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है ना, स्मॉल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इनका साइज बड़ा है ना तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो जाएंगे, तो लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर आपके पास क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो आपके पास इजीली पोलराइज हो जाएगा, मतलब इससे आसानी से डायपोल बन जाएगा। और अगर इसका साइज स्मॉल है तो डिफिकल्टी होगी किसमें, पोलराइजेशन में, ठीक है ना, मतलब आपके पास जो स्मॉल साइज है, ठीक है ना, डू नॉट इजीली पोलराइज, ये आसानी से पोलराइज नहीं होगा, मतलब ये आसानी से डायपोल नहीं बनाएगा। तो जब आसानी से डायपोल नहीं बनाएगा तो ये आपके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, जिसकी वजह से ये गैसेस हैं, जबकि ये लिक्विड है, आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी आसानी से इसकी होगी और ये भी आसानी से पोलराइज हो जाएगा। मतलब आपके पास क्या है कि आपके पास अगर हम F2 की बात करते हैं तो इन दोनों का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है, ये न्यूक्लियस इधर शिफ्ट होगा, इसका न्यूक्लियस इधर शिफ्ट होगा, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहां इनके दरमियान में आपके पास क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। इसके मुकाबले में हम I2 ले लेते हैं जो कि बड़े साइज के मॉलिक्यूल है, इस तरह के, ये बड़े साइज के मॉलिक्यूल है, तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग पोल बना देगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास यहां पर न्यूक्लियस होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, इसका न्यूक्लियस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो लिहाजा इस केस में यहां पर आपके पास क्या होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे, स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल कर लेंगे, तो जब स्ट्रांगली पुल करेंगे तो आपके पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डेवलप होंगी, तो यहां पर आपके पास क्या होंगी, वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डेवलप होंगी। तो जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा ना, पोल स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और पोल स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये गैसेस हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये लिक्विड है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और ये सॉलिड है तो हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाउन द ग्रुप इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि यहां पर साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होने से क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी पोलराइजेशन आसानी से होती है और इसकी पोलराइजेशन आसानी से नहीं होती है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में पढ़ा, स्पेशली हमने इंस्टेंटेनियस डायपोल को पढ़ा कि ये क्या होता है, फिर हमने इंड्यूस्ड डायपोल को पढ़ा, ये क्या होता है कि एक ऐसा डायपोल जो एक इंस्टेंट के लिए बनता है वो इंस्टेंटेनियस डायपोल है, और जो आपके पास इसकी वजह से बनता है, इंडक्शन की वजह से, इसको हम इंड्यूस्ड डायपोल बोलते हैं। फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल का पॉजिटिव एंड इंड्यूस्ड डायपोल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है, इसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स का नाम देते हैं, और इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर फ्रिड लंदन ने 1930 में डिस्कस किया था, इस वजह से इसको लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहा जाता है। और चूंकि आर्जी तौर पर इंस्टेंटेनियस डायपोल बन रहा होता है, इस वजह से इसको टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स देखे, पहले हमने शेप के रिस्पेक्ट में देखा कि अगर आपके पास दो आइसोमर हो जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो तब हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमने देखा जो लीनियर मॉलिक्यूल थे उसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने की वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्स स्ट्रांग थी, तो हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और इस केस में आपके पास एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है ब्रांच में, तो इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम था, वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस थी। फिर हमने साइज की बात की कि भाई साइज ज्यादा करेंगे तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज होंगी, जैसे कि हमने F2Cl2Br2 की एग्जांपल ली, फ्लोरीन क्लोरीन का साइज छोटा है तो लिहाजा एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, स्पेशली लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से ये गैसेस है, और जबकि ये दोनों आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्पेशली लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से ये आपके पास सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट से लेकर आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है और एक एक पॉइंट को आप लोगों ने नोट करना है और लिखना है। थैंक यू वेरी मच।